फोन पर ड्राइवर से बातचीत करते हुए क्लाइड ने आखिर में कहा, जितना हो सके जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करो और कोई भी क्लू वहां नहीं छोड़ना चाहिए। जी सर, ड्राइवर ने कहा, जिसके बाद क्लाइड ने कॉल कट कर दिया। फिर ड्राइवर वापस बाहर आया तो उसकी नजर सामने बेहोश पड़ी विक्रांत पर पड़ी। उसने अपने आदमी की तरफ देखकर कहा, इस पर नजर रखना। विक्रांत अभी बेहोश है, लेकिन ड्राइवर के लोग काम पर लग चुके थे। वो सब उन चीजों को पैक करने में लग चुके थे जिनके मिलने से किसी को किसी तरह का शक न हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रूही वापस यूनिट ऑफिस पहुंची और आद्या से बोली, विक्रांत कहाँ है? ये सवाल सुनकर आद्या ने चौंक कर कहा, सर तो आपके साथ ही गए थे ना, क्या वो आपके साथ नहीं थे? आद्या के जवाब पर रूही ने कुछ नहीं कहा। उसने बस विक्रांत के फोन पर कॉल मिलाया तो सिर्फ रिंग जा रही थी। रूही परेशान होते हुए मन ही मन कहने लगी, ये विक्रांत भी ना पता नहीं अचानक कैसे क्या हो जाता है, कॉल वॉल उठाना ही छोड़ देता है। शायद अभी विक्रांत नॉर्मल हालत में नहीं है। तभी एक 21-22 साल का लड़का आया तो रूही ने आद्या से कहा, आज ये ऋतिक है, साइबर एक्सपर्ट है, इसे जरा इसकी टेबल दिखा देना। ये सुनकर आद्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उसने ऋतिक को उसकी टेबल दिखाई। उसके बाद आद्या ने उसकी टेबल पर डिजिटल डायरी रखते हुए कहा, यह है संध्या राठी की डायरी, इसका पासवर्ड पता नहीं, फिंगरप्रिंट्स भी है नहीं, पर इसे ओपन करना है, तो जाओ काम पर। ये सुनकर ऋतिक ने आद्या से कहा, ओके, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो आद्या बोली, क्या यहाँ कॉफी मिल सकती है? ऋतिक ने आद्या से पूछा, जिसके जवाब में उसने कहा, वेट लाती हूँ। इतना कहकर आद्या वहां से चलती। शाम होने को आई थी। रूही विक्रांत के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगी थी। विक्रांत को फिर से कॉल लगाया, इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर उसने मिस्टर देवराय को कॉल लगाया। देवराय की कॉल अटेंड करते ही रूही ने कहा, हेलो सर, विक्रांत आपके साथ है क्या? ये सवाल सुनकर सामने से मिस्टर देवराय ने कहा, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा और कहाँ गया है कुछ बताया भी नहीं। रूही ने मिस्टर देवराय से कहा, जो सुनकर देवराय ने अपने बेटे की फिक्र में कहा, व्हाट, उसको ट्रेस करो और पता करो कहाँ है वो। बट सर, हमने ऐसा किया और अगर उसे पता चला तो वो हम सब पर गुस्सा हो सकता है। रूही ने दबी आवाज में मिस्टर देवराय से कहा, जिसे सुनकर सामने से देवराय ने कहा, कुछ कहे तो बोल देना, मेरा ऑर्डर था। ओके सर, मैं पता करवाती हूँ। ये सुनकर देवराय ने कॉल कट किया और खुद से विक्रांत के फोन पर कॉल किया। रिंग जा रही थी। ये देखकर मिस्टर देवराय परेशान हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर पर मिस्टर क्लाइड की 20-25 ट्रक पहुंचने वाली थी। सबसे आगे वाले ट्रक ड्राइवर की हालत खराब हो रही थी। उसका शरीर डर के मारे पसीने से भीगने लगा। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो अलीजा का कॉल था। उसने फौरन कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो मैडम। हेलो, मैंने सारे इंतजाम करवा दिए। वो लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए हल्की से चेकिंग करेंगे। तुम सभी ड्राइवर्स को बोल देना कि कोई भी डरे नहीं तो बाकी के आर्मी के लोगों को शक हो सकता है। अलीजा ने अपने ट्रक ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर थोड़ा डर गया। तो फिर जैसे ही ट्रक चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे तो नेपाल बॉर्डर पर तैनात पुलिस और आर्मी के 2 जवान आते ही बोले, हाँ भाई, क्या है इसके अंदर? ये सुनकर ड्राइवर ना डरने की पूरी एक्टिंग करते हुए कहता है, साहब इसमें तो मेडिकल का सामान है और कुछ नहीं। चल कोई ना, नीचे आजा, देखते हैं, ये उस आर्मी वाली ने कहा। जिसे सुनकर ड्राइवर ने अलीजा को मैसेज कर डाला कि ये शायद आपके खरीदे हुए लोग नहीं, ये अच्छे से चेकिंग करने की बात कर रही हैं। तो जैसे ही मैसेज अलीजा ने देखा तो अलीजा का शरीर भी डर के मारे पसीने से भीग रहा था। अलीजा वापस से अपने कांटेक्ट को कॉल मिलाती है तो सामने वाला आदमी कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हेलो हेलो हेलो, आप भाड़ में, मैंने तुम्हें एडवांस पे किया था, इसके बाद भी मेरे ट्रक की तलाशी ले रहे हैं, क्या यही है तुम्हारा काम? अलीजा ने गुस्से से डरते हुए अपने न्यू नेपाली पार्टनर से कहा, जिसे सुनकर सामने वाले नेपाली पार्टनर ने कहा, पेशेंस रखें, मैं आपको पेशेंट नहीं बनने दूंगा। इतना कहकर वो हंसने लगा। तो अलीजा ने कहा, देखो अगर मेरा माल पकड़ा गया तो मैं तुमको जीते जी जहन्नुम की सैर करवा दूंगी। ये सुनकर सामने से उस नेपाली ने कहा, बस अलीजा, धंधे के कुछ उसूल होते, ये गली के गुंडे मवालियों जैसी धमकी देना शोभा नहीं देता, थोड़ा प्रोफेशनल बने। ये सुनकर अलीजा को समझ आ गया कि इस वक्त उसे अपना गुस्सा साइड में रखकर इस नेपाली पार्टनर की बात को मान लेना चाहिए। अगर ये नाराज हुआ तो 3000
1000 करोड़ डूब सकते थे। अलीजा थोड़ा सोच समझ कर बोली, अच्छा सॉरी, लेकिन मुझे मेरा माल सेफली निकालना है। ओके कहकर उस नेपाली पार्टनर ने कॉल कट कर दिया। अलीजा ने अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखकर कहा, इतने घटिया कॉन्टेक्ट हैं तुम्हारे, अगर पता होता तो मैं 1 रुपया एडवांस पे नहीं करती। ये सुनकर वो पीछे खड़ा आदमी कुछ न कह सका। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अभी भी बेहोश पड़ा था। ड्राइवर ने अपना सारा सामान निकलवा दिया। ड्राइवर को विक्रांत का फोन बार बार बजता हुआ सुनाई दिया तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो हेलो, तुम कौन बोल रहे हो और विक्रांत कहाँ है? मिस्टर देवराय ने सामने से सवाल किया, जिसके जवाब में ड्राइवर कुछ कहता ही इतने में दूसरी साइड रूही के सामने विक्रांत की लोकेशन मैप में जूम होते ट्राइबल हिल एरिया में आकर शो होने लगी। ये देखते ही रूही को बड़ा शॉक लगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तो वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर ने मिस्टर देवराय से कहा, कितना बड़ा सवाल है कि तुम कौन, और इसका एक छोटा सा जवाब है, जी मैं एक इंसान हूँ, पर हम इस जवाब के बजाय कुछ और ही जवाब देते हैं। जैसे ही ये शब्द मिस्टर देवराय के कानों में पड़े, उन्हें एकदम से अपनी वाइफ मिथिलिया की याद आ गई, जिसकी याद आते ही मिस्टर देवराय ने डरते हुए कहा, विक्रांत से बात कराओ। बेहोशी में भला कोई कैसे बात कर सकता है, सामने से ड्राइवर ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर देवराय अपने बेटे को लेकर और डर गए। तो फिर मिस्टर देवराय ने कहा, कहाँ हो तुम इस वक्त और बोल कौन रहे हो? इसका जवाब भी ड्राइवर ने अजीब ही दिया। एक भी सवाल का जवाब ड्राइवर ने सीधे और सिंपल तरीके से नहीं दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रूही पुलिस फोर्स के साथ ट्राइबल हिल एरिया की तरफ निकल चुकी थी। रात हो चुकी थी, इस वक्त ये एरिया सेफ नहीं था। ड्राइवर ने अपने एक आदमी से कहा, इसके कपड़े चेंज करके इसको एक बेड पर लिटा दो। विक्रांत को सफेद कपड़े पहना दिए गए और फिर उसे बेड पर सुला दिया गया। लेकिन आखिर ड्राइवर ये सब क्यों कर रहा है, और ये सब करके ड्राइवर क्या साबित करना चाहता है? इधर मिस्टर देवराय के पास रूही का कॉल आया तो मिस्टर देवराय ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। इस बार मिस्टर देवराय के हेलो में डर था, जिसे रूही ने भी महसूस कर लिया। फिर रूही ने सामने से कहा, सर विक्रांत की लोकेशन ट्राइबल हिल एरिया में मिली, मैं वहां अगले आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, मैं आपको अपडेट्स देती हूँ। हाँ, मिस्टर देवराय इतना ही कह पाए, लेकिन उनके अंदर का पुलिस ऑफिसर उनके बाप की भावनाओं को दबा रहा था, तो वो चाहकर भी रूही के सामने अपने दिल की बात रख ना सके। एक तरफ विक्रांत को ग्लैडियन जैसे कपड़े पहनाकर उसे एक बेड पर लेटा दिया गया। फिर ड्राइवर ने अपने आदमियों से कहा, जब वो लोग यहाँ आए तो बोलना कि हमें बाहर बेहोश पड़ा मिला था, तो हम ग्लैडियन सबकी मदद करते हैं, इसकी भी हमने मदद करना बेहतर समझा और इसे यहाँ ले आए। ये सुनकर ड्राइवर के आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाई। ड्राइवर ने विक्रांत के हानि की पूरी कहानी ही बदल डाली। अगर विक्रांत पुलिस वाला नहीं होता तो शायद अब तक विक्रांत की खाल भी उतारी जा चुकी होती। मिस रूही अपनी पुलिस फोर्स के साथ विक्रांत की लोकेशन पर पहुंच गई, पर उसने अपने आसपास देखा तो उसे कुछ भी अजीब चीज नजर नहीं आई। रूही ने सभी पुलिस वालों को ऑर्डर देते हुए कहा, तलाश जारी रखो जब तक कि विक्रांत से नहीं मिल जाते। ये सुनकर सभी पुलिस वाले तलाश में लग गए, लेकिन रूही या किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि विक्रांत यहाँ ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बनी गुफा में पड़ा था। मिस आद्या ने रूही की तरफ देखकर कहा, मिस रूही, विक्रांत की लोकेशन यहाँ दिखा रही है, जस्ट यहाँ। तो हम इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो क्या करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मिस रूही ने गुस्से में कहा तो आद्या बोली, हो सकता है जमीन के नीचे कुछ हो। ये सुनते ही मिस रूही का दिमाग काम पर लग गया और फिर उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, आसपास ध्यान से देखो, शायद कोई गुफा हो। अभी रूही की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक पुलिस वाले ने कहा, मैडम यहाँ आए, यहाँ कुछ मिला है। ये सुनकर रूही, आद्या और बाकी पुलिस फोर्स उस तरफ गए तो उन्हें वहां 2-4 लोग तड़पते दिखे, जो कि आधे होश में थे और आधे बेहोशी। ये देखकर रूही घबराते हुए बोली, इनको किसने मारा? जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाओ। इसके बाद पुलिस फोर्स और भी ज्यादा सचेत हो गई। ये जो लोग बेहोशी में पड़े थे ये वही लोग थे जिनको विक्रांत ने मारा था। वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर पर ग्लैड के सभी ट्रक की चेकिंग हो रही थी। एक आर्मी जवान ने ट्रक ड्राइवर से पूछा, ये किस तरह के मेडिकल का सामान है? ये सवाल सुनकर ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा तो जवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें नहीं पता ना, ठीक है मैं बताता हूँ। जहाँ तक नेपाल बॉर्डर का माहौल दिख रहा था उस हिसाब से तो मिस्टर ग्लैड को 3000 करोड़ का लॉस होने वाला था, क्योंकि एक भी ट्रक अभी तक नेपाल
बॉर्डर से क्रॉस नहीं हुआ था। सब ट्रक चेकिंग प्रोसेस में अटके पड़े थे और इसी बात से चिंतित मिस अलीजा अपने फोन में सभी ट्रक की लाइव लोकेशन देख रही थी। तभी अलीजा का फोन बजा। उसने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल था। ये देखकर उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो, कौन? हेलो, तुम्हारा सारा माल मेरे कब्जे में है और सच कहूं तो मुझे इसकी नीड नहीं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि माल बॉर्डर पार हो जाए तो डील में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। सामने से एक अनजाना आदमी ने कहा तो मिस अलीजा घबराते हुए बोली, तुम कौन बोल रहे हो? लेकिन सामने वाले ने अलीजा के सवाल का जवाब नहीं दिया। एक और मिस्टर क्लाइड का माल फंसा पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ मिस रूही और उसकी पुलिस फोर्स को गुफा के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आसपास की लोकेशन पर पुलिस फोर्स लगातार पागलों की तरह तलाशी करने में जुटी पड़ी थी। तो अब कैसे रूही विक्रांत को ढूंढ पाएगी? क्या होगा पुलिस फोर्स का हाल और कौन होगा बेहाल? मिस्टर क्लाइड का माल नेपाल बॉर्डर पर पूरी तरह जब्त कर लिया जाएगा या फिर बॉर्डर पार हो जाएगा? केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। फोन पर अलीजा के सवाल को वो आदमी अनसुना करते हुए बोला, मेरी पहचान जानकर क्या होगा? धंधे की बात है, धंधे की तरह करते हैं ना। वैसे भी हमने जहां तक सुना है आप लोग तो धंधे में पर्सनल बात करते ही नहीं हो। ये सुनकर अलीजा दबी आवाज में बोली, ठीक है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अलीजा की बात पर सामने वाले आदमी ने खुश होते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस 100 करोड़ चाहिए। इतना सुनते ही अलीजा का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता भी है 100 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? इसकी फिक्र आप ना करें। अगर 1-2 जीरो कम भी हुआ तो इस काम के लिए मैंने एक अकाउंटेंट रखा है। सामने वाले आदमी ने इतनी सीरियस बात का मजाक बनाते हुए कहा तो अलीजा ने कहा, इतने नहीं दे सकती, ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ दे सकती। ओके, डील डन, सामने वाले आदमी ने कहा। जिसे सुनकर अलीजा पहले तो शॉक हुई कि 100 करोड़ से 20 करोड़ पर कैसे मान गए, लेकिन मन ही मन अलीजा ने खुद से कहा, काश किसको 10 करोड़ ही बोलती। जहां एक और अलीजा ने डील तो कर ली थी, लेकिन अभी भी उसके मन में थोड़ी बहुत शंका तो थी ही। वहीं दूसरी तरफ रूही की नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। वो उसके पास आई तो उसे पीछे से गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखा। रूही ने बाकी पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करते हुए कहा, अंदर जाने का रास्ता मिल गया है, सब ध्यान से आना। ये सुनकर सभी पुलिस वाले आद्या और रूही के साथ गुफा के अंदर चल पड़े। रूही जैसे ही अंदर आई तो उसे एक सफेद कपड़ा पहना आदमी दिखा, जिसे देख रूही कुछ बोलती इतने में आद्या ने उस आदमी पर पिस्टल तानते हुए कहा, कौन हो तुम और विक्रांत कहाँ? लेकिन उस क्लैडियन पर आद्या की बात का कुछ फर्क नहीं पड़ा, न ही उसे किसी तरह का डर लग रहा था। पुलिस वाले जैसे ही उसे पकड़ने लगे कि तभी वहां रैवर आ धमका। रैवर के आते ही उसने दूर से कहा, आप जिसकी तलाश में आए हैं वो अंदर आराम कर रहे हैं। ये सुनकर आद्या ने गन उस पर पॉइंट की, फिर वो उन दोनों को विक्रांत के पास लेकर आया। रैवर जैसा भी खुद को दिखा रहा था वो इससे पूरा ऑपोजिट था। आद्या और रूही ने विक्रांत को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, विक्रांत तुम ठीक तो हो ना? विक्रांत अभी भी बेहोश ही पड़ा था। 2 पुलिस वालों ने विक्रांत को अपने कंधे पर उठाया, जिसके बाद रूही ने रैवर की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया आपका, आप महान हैं, आपने इसकी जान बचाई। ये सुनकर रैवर कुछ कहता इतने में ही आद्या ने कहा, हमें इस जगह की अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए। ये सुनकर रैवर ने स्माइल पास करते हुए कहा, हाँ जरूर, मन की शांति के लिए जो आप करना चाहें कर सकती हैं। पर इससे पहले कि कोई तलाशी लेना शुरू करता, रूही ने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। रूही की बातें सुनकर पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी, लेकिन रैवर बड़ा खुश था, जैसे उसे कोई उसका पुराना साथी मिल गया हो जो उनकी जैसी सोच रखता हो। कुछ देर बाद बगैर तलाशी के ये लोग वापस निकल पड़े। आद्या का ध्यान रूही पर ही था। जब रूही निकल रही थी तो क्लैडियन लोगों की तरह उसने भी प्रे की और कुछ मंत्र पढ़े। ये देख आद्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अभी के अभी रूही से जानना चाहती थी कि ये क्या था, लेकिन इस वक्त तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। रात के करीब 10 बज चुके थे। विक्रांत हल्का सा होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर में। उसने अपने आसपास देखा तो उसे उसके पापा नजर आए। उन्हें देखकर
कोशिश करने लगा तो मिस्टर देवराय उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए बोले, लेटे रहो। कैसे हो? ये सुनकर विक्रांत बोला, ठीक हूं। तभी विक्रांत को अपने सर पर चोट का एहसास हुआ। वो दर्द से करहाने लगा तो मिस्टर देवराय ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे सर पर पीछे थोड़ी सी चोट लगी हुई है तो तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद खाना बनाता हूँ। नहीं डैड, रहने दे, भूख नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कैसे? विक्रांत की बात को बीच में काटते हुए मिस्टर देवराय बोले, अच्छा ठीक है, बाद में बना दूंगा, पर तुम ये बताओ तुम वहां क्या लेने गए थे? क्या तुम्हें कुछ याद है? ये सुनकर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, उस गुफा के अंदर कुछ मिला? नहीं, शायद नहीं, रोही ने अभी तक कुछ बताया नहीं। मिस्टर देवराय के कहते ही विक्रांत को सोच में था तो मिस्टर देवराय फिर से बोले, तुम्हें कुछ याद है? तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ, पहले मैं उस हिल एरिया में गया तो वहां पर कुछ चोर लुटेरों से मेरा सामना हुआ। फिर उन्होंने बताया कि वो अक्सर यहाँ सफेद कपड़े वाले लोगों को लूटते रहते हैं। तो जब मैंने जाना वहां एक गुफा थी तो मैं उस गुफा के अंदर में गया, लेकिन फिर किसी ने अचानक मेरे सर पर पीछे से वार कर दिया और शायद मैं वहीं पर गिर पड़ा। विक्रांत ने अपने डैड को बताया, जिसे सुनकर विक्रांत के डैड कुछ समझ पा रहे थे। तुम्हें पक्का यकीन है कि यही हुआ था? हाँ डैड, यही हुआ था, विक्रांत ने कहा। तभी वहां कॉफी लेकर एक औरत आई जो कि इनके घर में किचन का काम करती है। मिस्टर देवराय ने कॉफी विक्रांत को पकड़ाते हुए कहा, चलो तुम कॉफी पियो, हम बाद में बात करेंगे। अपने डैड की इस बात पर विक्रांत कुछ कहना चाहता था, पर फिर उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। जहाँ एक और विक्रांत को सब कुछ याद है तो वहीं दूसरी तरफ आद्या अपने घर की छत पर बैठे बैठे ड्रिंक कर रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि रूही ने वहां प्रे क्यों की। रूही ने उस जगह की तलाशी लेने से मना क्यों कर दिया? लेकिन इन दोनों सवाल का जवाब अभी आद्या के पास नहीं था। दूसरी तरफ क्लेड के सामने रैबर खड़ा था और उसके साइड में ही अलीजा बैठी थी। दोनों के हाथों में महंगे शराब से भरा एक एक ग्लास था। क्लेड ने अपना ग्लास सामने टेबल पर रखते हुए रैबर से कहा, तुमने कमाल कर दिया रैबर, जिस तरह आज तुमने मासूमियत का ढोंग खेला, यकीन करो तुम वाकई में बेस्ट हो। शुक्रिया सर, रैबर ने गर्दन झुकाकर कहा। कि तभी अलीजा ने कहा, अब आगे का क्या सोचा है? ये सुनकर क्लेड ने कहा, माल नेपाल में एंटर कर चुका है, कल सुबह ही मैं और तुम नेपाल के लिए निकल जाएंगे। वहां 2-4 पार्टी आने वाली, जिसका रेट ज्यादा होगा उसे सप्लाई कर देंगे। ये सुनकर अलीजा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जब हमारा माल एंड में सबसे ज्यादा कोरिया ही जाता है तो हम सीधा उन्हें सप्लाई क्यों नहीं कर देते? बीच में चाइना वाले लोगों का क्या काम? कोरिया छोटा मार्केट है और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है। दोनों को खूबसूरत रहना है और दोनों हमारे प्रोडक्ट से खूबसूरत दिखने लगते हैं, क्लेड ने कहा। जिसे सुनकर अलीजा ने कहा, साले हमारी खाल से अपनी खाल चमकाने में लगे, लेकिन अंधा पैसा भी तो दे रहे। पता है इतनी महंगी तो उन्हें सर्जरी भी नहीं पड़ती जितना महंगा हमारा माल उन्हें पड़ता है, मिस्टर क्लेड ने कहा। क्लेड की इस बात पर अलीजा ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्लेड की बातों से लग रहा है वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसमें इंसानी खाल की मिलावट की जाती है और फिर उसे कोरिया के मार्केट में कुछ हाई क्लास लोगों को बेचा जाता है ताकि उनकी स्किन हमेशा के लिए तरोताजा रहे। जहां एक तरफ क्लेड तो आज बड़ा खुश नजर आ रहा था कि उसका माल भी सेफली नेपाल पहुंच गया, रैबर ने भी पुलिस वालों को बेवकूफ बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपने डैड के साथ बैठकर डिनर कर रहा है। विक्रांत से उसके डैड ने कहा, अब से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, रोही तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, जी ठीक है। जबकि विक्रांत कहना चाहता था कि ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है कि वो रूही को साथ लेकर जाए, लेकिन खाने के वक्त वो अपने डैड से कोई बहस नहीं करना चाहता था और उसे पता था कि उसके डैड को उसकी फिक्र है, तभी वो इतना कह रहे हैं। फिर विक्रांत ने मजाकिया अंदाज में कहा, आप तो घर में भी पुलिस वाले बने हुए हैं। यह सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, जी मुझे बस फिक्र है। तो मैंने कहा, कोई ऑर्डर नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम उसे साथ लेकर जाते हो या नहीं, बस फिक्र है। हाँ समझ गया, विक्रांत ने कहा। जैसे सुनकर मिस्टर देवराय ने पूछा, क्या समझ गए? तो विक्रांत ने स्माइल पास करते हुए कहा, यही कि रूही वाली बात ऑर्डर नहीं बल्कि एक बाप की अपने बेटे से एक रिक्वेस्ट है। हाँ सही कहा, मिस्टर देवराय बोले। मिस्टर देवराय और विक्रांत घर पर एक बाप और बेटे के जैसे रहते थे। इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन जब ड्यूटी पर होती ये दोनों ही भूल जाते हैं कि ये बाप और बेटे भी हैं।
विक्रांत थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा तो उसे ना चाहते हुए भी सोना पड़ा, लेकिन विक्रांत का मन हो रहा था कि वो वापस से हिल एरिया की तरफ जाए, क्योंकि विक्रांत के दिमाग में एक ही शक का बीज है कि अगर वहां सब कुछ नॉर्मल था तो फिर किसी ने उसके सर पर पीछे से वार क्यों किया। इस सवाल का जवाब तो विक्रांत को कल सुबह ही मिलेगा। अगले दिन सुबह हुई, विक्रांत सीएयू के लीड ऑफिस आ पहुंचा। आद्या की नजर सबसे पहले विक्रांत पर पड़ी तो उसने पूछा, कैसे हो सर? ठीक हो, जोसेफ को अरेस्ट कर लिया या नहीं? विक्रांत ने पूछा, जिसके जवाब में आद्या ने कहा, रूही गई थी, वो उसे शायद मिला नहीं तो उसकी तलाश जारी है। ये सुनकर विक्रांत ने कहा, ओके, रूही कहाँ है? अभी आने वाली है, आद्या ने कहा। जिसके बाद विक्रांत ने कहा, कल जब तुमने उस गुफा के अंदर तलाशी ली तो कुछ मिला था क्या? ये सवाल सुनकर आद्या पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर थोड़ा सोच कर बोली, हमने तलाशी नहीं ली। तो तभी विक्रांत ने कहा, तुम में से किसी ने वह छानबीन या उस जगह की तलाशी नहीं ली? नहीं, मैंने कहा कि हम तलाशी लेते हैं, लेकिन मिस रोही ने मना कर दिया। अब मैं उनके ऑर्डर के खिलाफ जाकर तलाशी नहीं ले सकती थी। आद्या की इस बात से विक्रांत का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। तभी आद्या ने आगे कहा, और एक बात बतानी है जो कल रात से मुझे परेशान कर रही हो, जल्दी बोलो, विक्रांत ने कहा। जिसके जवाब में आद्या कुछ कहती, इतने में सिद्धू अंदर आते ही बोला, सर, जोसेफ की लोकेशन मिल गई है, चलो फिर अरेस्ट करते हैं आरामी को, विक्रांत ने कहा। आद्या जो कहना चाहती थी वो उसके मन में ही रह गया। विक्रांत, आद्या और सिद्धू तीनों ही जोसेफ को पकड़ने के लिए ऑफिस से निकल ही रहे थे कि तभी सामने से ऋतिक आता हुआ दिखा तो विक्रांत ने पूछा, ये कौन है? साइबर एक्सपर्ट है, उस डिजिटल डायरी को अनलॉक करने में लगा हुआ है, मिस रोही लेकर आई थी, आद्या ने कहा। जिसे सुनकर विक्रांत ने कुछ नहीं कहा, जैसे विक्रांत को रोही के नाम से ही गुस्सा आने लग गया। फिर ये लोग यहाँ से निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान जोसेफ किसी लड़की के साथ एक होटल में रुका हुआ था। वो लड़की जोसेफ से बोली, क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? नहीं, जोसेफ ने कहा। जिसके जवाब में उस साथ वाली लड़की ने कहा, फिर वो मैनेजर तुम्हें देखकर अनप्रोफेशनल बिहेव क्यों कर रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये सुनकर जोसेफ ने कहा, एक फैक्ट की बात बोलूं? हाँ जरूर, उस लड़की ने कहा। तो जोसेफ ने आगे कहा, 90% इंडियंस को प्रोफेशनल होना ही नहीं आता। हम सब पर्सनली हो रखे, ना यहाँ टैक्सी वाला प्रोफेशनल होना जानता है, ना यहाँ का कार वाला। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे उसे भी ये बात सही लगी। इधर होटल के नीचे पार्किंग एरिया में विक्रांत की कार आ रुकी। विक्रांत, आद्या और सिद्धू तीनों जल्दी से उतर कर बाहर निकले और उनकी नजर होटल पर पड़ी तो विक्रांत की आंखें बड़ी हो गई। क्यों वाकई में जोसेफ आज अरेस्ट हो जाएगा या फिर भाग निकलेगा? आद्या के दिमाग पर रूही के बिहेवियर का क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।